हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूजीसी नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे चेंज हुए हैं, एग्ज़ाम को लेकर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट कही जा रही है कि वो बदलेगी, तो क्यों बदलेगी उसका कारण भी हम यहाँ पर जानेंगे। इसके साथ साथ स्नातक स्तर यानी कि जो ग्रेजुएट किए हुए बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो बच्चे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जब कभी वैकेंसी आएंगी तो इस सर्टिफिकेट को लगा के उसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बच्चे ये बात जब स्नातक स्तर के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो इसको लेकर जो पीजी वाले बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है वो इस क्वेश्चन को लेकर कह रहे हैं कि अगर कभी वैकेंसी आएंगी तो क्या होगा। तो इसमें सब दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये पूरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ 54 पेज का यूजीसी नेट की तरफ से है ये। तो इसमें पूरी यहाँ पर जानकारी दे रखी। सबसे पहले मैं पेज नंबर 6 पर आपको ले चलती हूँ। पेज नंबर 6 पे देखिए, यहाँ पूरा दे रखा है कि आपका ये जो रिजल्ट आएगा यूजीसी नेट का वो 3 कैटेगरी में आएगा, और तीनों जो है मेरिट के अनुसार रहेंगी। तो सबसे हायर मेरिट जो होगी कैटेगरी 1 की होगी, जिस और उसमें एज क्राइटेरिया भी इसमें रहेगा कि अगर आप 30 साल तक के हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी 30 साल तक के हैं या उससे कम एज के हैं, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें पैसा मिलता है पीएचडी करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, तीनों कैटेगरी के अंतर्गत आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जेआरएफ भी मिलेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कभी फॉर्म आएगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, और पीएचडी के एडमिशन के लिए भी सर्टिफिकेट आपका नेट का वैलिड रहेगा अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं। सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी और पीएचडी, इन दोनों के लिए। पीएचडी वाला ऐड कर दिया, जो पुराने बच्चे ये फॉर्म दिए होंगे ना, ये एग्ज़ाम दिए होंगे, उन्हें सबको पता है पीएचडी के लिए तीनों में एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा केवल ऐसा होगा जिसमें केवल जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए जिन्हें ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जेआरएफ के लिए, तो ये तीसरी कैटेगरी यहाँ पर दी है। ये नई चीज़ जोड़ी गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ये सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये भी यहाँ पर पूरा मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये फॉर पीएचडी के एडमिशन के लिए द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 और 3, कैटेगरी 2 और 3 में जो आपने जो किए हैं वो केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे, याद रखिएगा, जो आपका डिक्लेयर होगा रिजल्ट उस दिन से, ठीक है। तो आपको अगर 1 साल में आपने पीएचडी ज्वाइन नहीं की है तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ये सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा आपके लिए। पीएचडी की बात करें। दूसरा, अगर जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं इस सर्टिफिकेट बेस पर, तो वो ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेट दिखाकर आपको वहाँ पीएचडी करने को मिल जाएगी नहीं। 70% वेटेज होगा बस इस सर्टिफिकेट का। 30% वेटेज आपका जो होगा वो आपको इंटरव्यू के बेस्ड पर या वाइवा वॉइस जो भी होगा उसके थ्रू आपको वहाँ पर मिलेगा, यानी कि इसके मार्क्स 70% रहेंगे और 30% आपके इंटरव्यू के, उनको जोड़कर 100% होंगे, तब मेरिट बनाई जाएगी। जितने बच्चे उन्हें पीएचडी के लिए ज़रूरत होगी, अगर उस कट ऑफ में आप आते हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पीएचडी के लिए, पीएचडी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ये इसलिए सही है कि बहुत सारे कॉलेज और वो जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। एंट्रेंस टेस्ट अब आपको नहीं देना होगा पीएचडी के लिए, अब आपका ये सर्टिफिकेट ही वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर एक अच्छी हो गई है। जो बच्चे नेट क्वालिफाइड भी होते थे फिर भी कहीं से पीएचडी करना चाहते थे, मान लीजिए उन्हें जेआरएफ नहीं मिल पाया, जेआरएफ मिल जाता है तो बच्चा जो है उसे फेलोशिप मिल जाती है, तो वो पीएचडी आसानी से कर लेता, पैसा भी मिलता है और उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। इंटरव्यू बेस पर वो मतलब पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें जेआरएफ नहीं मिलता तो वो बच्चे क्या होते हैं, नेट क्वालिफाइड भी हैं, तब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहता है नहीं हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होगा भाई, वो आपको देना होगा। तो बच्चा सोचता है बताओ नेट क्वालिफाइड भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट ऑफ कमेटी। वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो कमेटी होगी, 30% आपका नंबर जो है इंटरव्यू बेस पे होगा, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया, ये नहीं कहा गया कि नेट जो आपको ये यूजीसी नेट जो पीएचडी के लिए दे रहा है तो वो पूरा अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल में होगा, ठीक है, डिक्लेयर होगा, ये सब इसमें दे रखा है। इसके साथ साथ देखिए नई बात हो गई है, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, मैंने कहा था एग्जामिनेशन में चेंजेस हुए हैं, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस हो गया है। ओएमआर बेस हो गया है। ओएमआर बेस का मतलब क्या हुआ कि अब आपको पेन पेपर बेस, यानी कि पेन और पेपर जैसे पहले पेपर होता था, पेपर मिलेगा और उसमें क्वेश्चन होंगे,
उसे आपको OMR शीट पर गोले काले करने होंगे, वो वाला है। CBT जो है वो ख़त्म हो गया, कंप्यूटर बेस्ड पहले होता था, बहुत सारे दिनों तक एग्ज़ाम चलता था, अब एक ही दिन एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसमें पूरा डेट दे रखी है 16 जून को। अब ये एग्ज़ाम चेंज होने की बात चल रही है। डेट क्यों चेंज होने की बात चल रही है? क्योंकि UPSC का प्री का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो भी 16 जून को कहा जा रहा है। तो इसलिए क्लैश हो रही हैं ये दो डेट्स। अब देखते हैं क्या होता है कि कौन सी डेट जो है एक्सटेंड होगी या पोस्टपोन होगी, जो भी बात है वो कही जाएगी कि ये किसकी होगी। तो ये यहाँ पर या दोनों ही एग्ज़ाम एक ही डेट में होंगे, ये आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन रहती है। फिलहाल क्योंकि इसमें स्नातक स्तर के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, नेट का एग्ज़ाम देंगे, तो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे कि और UPSC तो आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बच्चों ने जो है इस तरह को लेकर देखिए क्या होता है, और हो सकता है इसी की, यानी कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है इसकी डेट आगे हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो ये चीज़ होगी। UPSC तो रेयरली अपनी डेट जो है वो एक्सटेंड करता है, तो इस चीज़ को है यहाँ पर। एग्ज़ाम में देखिए किस तरह का आपका पैटर्न होगा। आपका पेपर जो है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 होंगे, 100 और 200 नंबर के। क्या एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट, इंटेंट टॉसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सबसे रिलेटेड होगा। और जो आपके 100 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट बेस होंगे, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसमें 180 मिनट मिलेंगे। इस तरह से इसमें पूरा ये पेपर का इन्होंने पैटर्न दे रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अब की बार ये दिमाग में रखिएगा, CBT नहीं है एग्ज़ाम आपका, और हिंदी इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में आपका ये पेपर आएगा, पूरा वैसे ही जैसे आता था हमेशा। इसमें है मार्क बता ही दिया है आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो हमेशा नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सभी क्वेश्चन आप हल करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर अब ये आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो यही है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हों, 55% आपके मार्क्स रहे हों, कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। और फिलहाल PG में जिन बच्चों ने 55% से पास कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से। और ये देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये देखिए 50% आ गया। मैंने कहा 5% की रिलैक्सेशन मिलता है मास्टर डिग्री में, तो इस चीज़ को यहाँ पर दे रखा है क्वालिफाइंग में। और इसके साथ साथ वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को भी, नेट के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे PhD में एडमिशन चाहते हैं, ये याद रखिएगा, जो बच्चे PhD में एडमिशन चाहते हैं, उन्होंने अपनी PG जो है वो हर हाल में कंप्लीट कर ली हो, ठीक है, कंप्लीट कर ली हो नेट के रिज़ल्ट आने से पहले, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो PhD में एडमिशन आपको तभी मिलेगा। इसमें ये पूरा दे रखा है थर्ड जेंडर और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग। PG के कोर्सेज़, अगर जिस सब्जेक्ट से आपने PG कर रखा है, तो अगर वो सब्जेक्ट से यहाँ पर 83 सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम हो रहा नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सब आपको ध्यान रखना, पूरा मैं आपको यहाँ पर बताती चल रही हूँ। और ये इसके साथ साथ सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर आ गया है, ये देखिए, ये मैंने बताया था कि JRF के लिए आप 30 साल से आपकी ज़्यादा उम्र ना हो। अगर आप JRF के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 30 साल से 1/6/2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, मैंने कहा एज की, ना ही PhD के लिए कोई है, तो ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। रिलैक्सेशन एज में जो इनका कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, वो रिलैक्सेशन आप सबको मिलता है 27%, और ये इस तरह से पूरा दे रखा है यहाँ पर। फिर ये सब आ गया कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ पर हम चलिए बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे चाह रहे हैं कि इसके बारे में पता चले। तो ये देखिए, ये है, ये लिखा है यहाँ पर, कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 years और 8 semester बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट ईयर, ठीक है, जो लास्ट ईयर में है यानी कि 8th सेमेस्टर में है, ठीक है, वो इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपना आप फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने 4 साल वाला ग्रेजुएशन का प्रोग्राम या डिग्री का कोई भी प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है। हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, वो केवल प्रोविजनली रहेंगे
एंड शैल बी कंसीडर एलिजिबल फॉर JRF, ठीक है, JRF एंड PhD में एडमिशन, ठीक है, ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट कंटेन इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप इन सब चीज़ों में जो है फुलफिल कर पाते हैं तो आपको JRF भी मिलेगा, आप PhD के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट कंटेन इन UGC मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड है इनके 2022 के विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। इफ़ क्वालिफाइड फॉर JRF के लिए तो 2 साल का टाइम मिलेगा, और अगर PhD के लिए क्वालिफाई करते हैं तो 1 साल का टाइम मिलेगा, वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपकी डिग्री, जो आपका ये सर्टिफिकेट है वो बेकार हो जाएगा अगर आपने इस टाइम में 1 साल के अंदर PhD ज्वाइन नहीं करी और 2 साल के अंदर JRF ज्वाइन नहीं किया तो। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट एग्जाम फॉलोइंग विच दे शैल बी ट्रीटेड डिस्क्वालीफाइड। इसके साथ साथ एक और है कि जो 4 ईयर की ये बैचलर डिग्री करे हुए हैं वो पूरा सब्जेक्ट दे रखा है, और PhD के लिए मतलब अगर उनका जो है पूरा दे रखा है ये अलाउ टू अपेयर इन अ सब्जेक्ट, पूरी लिस्ट जो दे रखी है JRF की, इन विच दे वांट टू परस्यू द PhD, करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि एलिजिबिलिटी इन नेट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ये पूरा इसमें दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आपने वही जो सेमेस्टर वाला मतलब 8 सेमेस्टर वाला या 4 साल वाला जो आपने बैचलर की डिग्री की है तो आप PhD के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें पूरा लिखा है मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन द पॉइंट ऑफ, अगर आपके 75% मार्क्स आए हैं, ठीक है, आ रहे हैं इसमें, तो आप जो हैं इसके लिए फॉर्म जो है भर सकते हैं, और जो आपका 5% रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा SC ST OBC वालों को, कि अगर उनके 70% मार्क्स भी हैं तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी दे रखी है कि द कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाई करेंगे, ये वाले कैंडिडेट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है, तो वो जो है JRF के लिए और PhD के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ये जो है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस चीज़ को नहीं होंगे आप, केवल अगर आपने 4 साल का अपना बैचलर का कोर्स कर रखा है, 75 मार्क्स के अंतर्गत इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी आप आगे PhD करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, JRF अगर आप करना चाहते हैं तो आपको JRF मिल जाएगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जब कभी वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। बच्चे बहुत से ये सोच रहे हैं कि नेट का सर्टिफिकेट हम स्नातक के बाद ले लेंगे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यही चीज़ यहाँ पर मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दिखानी थी, जो मुझे लग रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप फॉर्म भरिए, और देखिए जो JRF मिलेगा ना, JRF के लिए भी ये है कि JRF 30 साल की एज वाला है, कि 23 साल आपके 30 साल, अगर 30 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं JRF के लिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन उसमें भी कैटेगरी का यहाँ पर लाभ मिलेगा, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पूरा OBC SC ST इन लोगों को, तो यानी कि वो अगर 35 ईयर्स के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं JRF के लिए। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जो भी पूरा जितना भी इसमें पूरा अपडेशन था वो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।